मॉर्निंग चिल्ड्रन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। ये क्या कह रहे हैं, 19वीं सदी के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद का, वह आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक जो सेंटिमेंट था वो नहीं रहा, जो कि सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था, वो अब नहीं रहा। बट बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। और अब जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो सीमित, लिमिट हो गई, उसके जो एम्स थे वो लिमिट हो गए। इट मीन्स अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, नैरो क्रीड वो बन गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के टाइम पे, इस टाइम के दौरान नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंग इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो राष्ट्रवादी समूह थे, वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे थे। एंड एवर रेडी गो टू वार, और हमेशा ये एक दूसरे को लड़ने से तैयार रहते थे एक दूसरे के साथ। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न, जो मेजर यूरोपियन पावर्स, जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ थी, मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस, ये राष्ट्रवादी एस्पायरेशंस को मैनिपुलेट करने लगे। ऑफ द सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट्स को, पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्प्लेस्ड एम्स। अभी ऐसा क्यों कर रहे थे? यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों, इम्परलिस्ट एम्स, साम्राज्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की जो एस्पायरेशन, आकांक्षाएँ थी, उनका इस्तेमाल किया, उनको मैनिपुलेट किया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर नेशनलिस्ट तनाव का स्रोत बन गया। कौन सा क्षेत्र था वो? बाल्कन, जहाँ पे ये बहुत ही राष्ट्रवादी तनाव हो गया था इस क्षेत्र में। बाल्कन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस, जो बाल्कन क्षेत्र है वो जोग्राफिकल रूप से और एथनिक वेरिएशंस, एथनिक होता है ना, जातीय, उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ थी। और उसमें मॉडर्न डे, आधुनिक में क्या क्या शामिल था उसमें? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और उसमें मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। वूज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव, जिनके निवासियों को क्या कहा जाता था? इट मीन्स इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, स्लाव के नाम से वो जाने जाते थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और जो बाल्कन क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. The idea, कौन सा आइडिया स्प्रेड हो रहा था? रोमांटिक नेशनलिज्म, रूमानी राष्ट्रवाद का जो आइडिया है बाल्कन में, वो एक साथ स्प्रेड हो रहा था। प्लस में जो ओटोमन एम्पायर, उसका डिस्टिंग्रेशन हो रहा था, ओटोमन एम्पायर का विघटन हो रहा था, नेशनलिज्म की जो आइडिया वो स्प्रेड हो रहा था। ये दोनों एक साथ कंडीशन कैसे चल रहे थे? ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैज सो टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ। इसके ऑल थ्रू, इन सब के बावजूद 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर अपने आप को स्ट्रेंथ, मजबूत बना रहा था। थ्रू किसके थ्रू? मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के थ्रू, और इंटरनल रिफॉर्म्स, आधुनिक अंदर के आंतरिक सुधारों के जरिए ओटोमन एम्पायर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। बट लेकिन विद वेरी लिटिल सक्सेस, इसमें उनको बहुत ही, ओटोमन एम्पायर को बहुत ही कम सफलता मिली। वन बाय वन, एक के बाद, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। इसके अधीन जो भी कंट्रीज थी उन्होंने एक करके वन बाय वन इसकी चेन को तोड़ दिया, कंट्रोल को हटा दिया। एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स। ये क्या कह रहे हैं कि एक के बाद हमने फिर बाल्कन आज़ादी और अपने पॉलिटिकल राइट्स के अपने दावों को, जो उनके एम्स थे, उनको राष्ट्रीयता का आधार दिया कि ये हमारे राष्ट्रीयता का आधार है, आज़ादी और राजनीतिक अधिकार। उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल किया, हिस्ट्री को इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया, उन्होंने पास्ट को यूज़ किया कि ठीक है, किस लिए? साबित करने के लिए क्या, कि वे कभी स्वतंत्र थे, कि कभी वो इंडिपेंडेंट, दैट दे हैड बीन इंडिपेंडेंट, कि वो कभी इंडिपेंडेंट थे। इसके लिए उन्होंने हिस्ट्री को यूज़ किया एज ए प्रूफ। बट कुछ टाइम के पश्चात फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन
कर लिया। हैंस द रिबेलियंस नेशनलिस्ट इन बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। ये कह रहे हैं कि लास्ट में बाल्कन रीजन्स के जो विद्रोही थे, नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, राष्ट्रीय समूह ने अपने लंबे स्ट्रगल्स, अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। इट मीन्स बाल्कन क्षेत्र के जो विद्रोही नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को लंबे टाइम से, उनकी जो आज़ादी उन्होंने खोई थी, उसको वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा कि लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को हम बैक करेंगे, अपने स्ट्रगल्स के द्वारा अटैम्प्ट करेंगे वापस। ठीक है। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल, जैसे जैसे विभिन्न स्लेव नेशनलिस्ट, स्लाव राष्ट्रीय समूह ने डिफाइन देयर आइडेंटिटी, पहचान और रहने की कोशिश की, वन एरिया बिकम एरिया ऑफ करते थे, वो उस उम्मीद में रहते थे और हर एक राजा अपने ज़्यादा ज़्यादा रीजन और प्लस में वेपन्स की उम्मीद रखता था। ठीक है। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। अब मैटर कब कॉम्प्लिकेटेड हो गया? बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। इट मीन्स परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए मनी हो गई, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया वहाँ पे मैटर बाल्कन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के दौरान, देर वॉज इंटेंस राइवलरी अमोंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नवाल एंड मिलिट्री माइट। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस टाइम के दौरान यूरोपीय पावर्स के बीच में ट्रेड, व्यापार और कॉलोनीज, उपनिवेशों के साथ मिलिट्री, सैनिक ताकत से जो बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, वेरी एविडेंट इन द बड़े अनफोल्डेड, आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं अनफोल्डेड, खुलकर सामने आई। अनफोल्डेड मीन्स फोल्ड नहीं थी ये प्रॉब्लम्स, ये खुलकर के प्रॉब्लम सामने आ गई बाल्कन क्षेत्र में जैसे जैसे राइवलरी बढ़ी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वॉज कीन और काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। अब ये प्रतिस्पर्धा सामने आ गई, वो अनफोल्डेड हो गई, खुलकर सामने आ गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर पावर वन पर अन्य के ऊपर कम ऐसे जर्मनी चाहती थी सिर्फ बाल्कन क्षेत्र पर मेरी पकड़ मजबूत हो, तो ऐसे में वो दूसरे अपने राइवलरीज को कम करना चाह रहे थे। इट मीन्स अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे और अदर अपनी जो दुश्मन हैं उनको, उनकी पावर को कम करना चाह रहे थे। इट मीन्स सबका इसके ऊपर जोर चढ़ सब
यूरोप विपदा की ओर ले गया। ये दोनों जुड़ गए और एक महान विपदा आ गई। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। बट मेन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। बट इस बीच में वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज़ ने 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स ने शक्तियों वो इम्पेरियल डोमिनेंस साम्राज्यवादी प्रभुत्व का वो लोग विरोध करने लगे थे। इट मीन्स कई ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे यूरोपीय शक्तियों ने अपनी पावर को डोमिनेंस में किया था और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, वो कंट्रीज इनका विरोध कर साम्राज्यवादी डोमिनेंस, इम्पेरियलिज्म डोमिनेंस, साम्राज्यवादी प्रभुत्व। देखिए हर तरफ एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप एवरीवेयर, हर तरफ से साम्राज्य विरोधी मूवमेंट्स विकसित हुए, डेवलप्ड हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एवरीवेयर एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स, साम्राज्यवाद विरोधी नेशनल यूनिटी, सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो कि इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। कौन सी भावना? यूनिटी। ऑफ नेशनलिज्म पे विचार कहीं और नहीं कर लिया था। स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, जो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म है वो रिप्लिकेटेड, कहीं नहीं दोहराए गए फॉर पीपल, क्योंकि लोगों ने एवरीवेयर हर जगह डेवलप्ड देर खुद के डेवलप कर लिए। स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, अपनी खुद की राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्होंने डेवलप कर ली थी अपने अपने अकॉर्डिंग। बट द दैट स्टेट में गठित किया जाना चाहिए। डेफिनेशन है वो उन्होंने अपनी स्पेसिफिक कर ली थी, लेकिन जो ये है इसको नेचुरल माना गया कि नेशन स्टेट गठित किया जाना चाहिए। ये नेचुरल है और यूनिवर्सल सार्वभौमिक है। ठीक है, तो अभी आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ये यहाँ पे बात कर आंसर जर्मन यूनिफिकेशन देखा हमने, नेपोलियन कोड हमने देखा। अब आपका वीडियो ख़त्म होता है, आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका टेस्ट होगा।